नमस्कार, घड़ी में 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। हम दिल्ली से शुरुआत करेंगे क्योंकि यहां पर कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। नए आंकड़े आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में राजधानी में 6,396 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 99 लोगों की जान गई है। नए मामलों के साथ ही एक्टिव केसेस की कुल संख्या 42,000 तक पहुंच चुकी है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के नोएडा में सतर्कता बरती जा रही है। नोएडा प्रशासन ने संक्रमण पर रोकथाम के लिए बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग का फैसला किया है, यानी दिल्ली से आने वाले चुनिंदा वाहनों की जांच की जाएगी। हालांकि दिल्ली से नोएडा आने जाने पर कोई रोकथाम अभी फिलहाल नहीं लगाई गई। दिल्ली में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। नोएडा में बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। दफ्तर हो या कारोबार का काम, दिल्ली से नोएडा हर दिन हजारों लोगों का आना जाना होता है। कोई नोएडा से काम करके दिल्ली लौट रहा है तो किसी का दफ्तर दिल्ली में है और आशियाना नोएडा में। क्रॉस बॉर्डर संक्रमण की आशंका को देखते हुए नोएडा प्रशासन ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है। जिला अधिकारी सुहास एलवाई ने प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ताजा हालात पर ऑनलाइन बैठक बुलाई थी। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी शामिल थे। इसी बैठक में फैसला किया गया कि नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर रैंडम टेस्टिंग कराने के इंतजाम किए जाएंगे। डीएनडी और चिल्ला इलाके में टीम तैनात की जाएगी, जो आसपास के इलाकों में आने जाने वाले लोगों का रैंडम सैंपल लेगी। जिन इलाकों में एक से ज्यादा कोरोना संक्रमित होगा, उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया जाएगा। टारगेट सैंपलिंग का भी प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत डिलीवरी बॉय, दुकानदार और रिक्शा चालक जैसे लोग शामिल होंगे। नोएडा में मौजूद सभी संस्थानों को भी निर्देश दिए गए हैं कि लोगों पर नजर रखें, लक्षण वाले मरीजों की पहचान जल्दी सुनिश्चित करें और इलाज की व्यवस्था करें। हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहां संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है, उसको रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने साफ किया कि बॉर्डर से गुजरने वाले हर शख्स का टेस्ट नहीं होना है और न ही इससे ट्रैफिक पर कोई असर पड़ेगा। विशेष अभियान चलाए ग्रुप्स, किसी दिन रिक्शा चलाने वाले, किसी दिन डिलीवरी बॉयज़ की, किसी दिन ब्यूटी पार्लर्स की, किसी दिन दुकानदारों की, जहां लोगों की आवागमन रहती है, तो उन सारे लोगों की भी सैंपलिंग करने से एक आइडिया भी लगती है कि कहाँ कहाँ संक्रमण है, और जो संक्रमण है उसको आइसोलेट करने के लिए भी ये मददगार होगी। आने वाले दिनों में जो विगत दिनों में देखने को मिली है और क्रॉस बॉर्डर के भी जो संक्रमण हो रही है, उसको काबू करने के लिए जो रिट्यून करनी होगी स्ट्रैटेजी को, वो किया जाएगा। एहतियात के तौर पर उठाए गए ये कदम जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि त्योहार के दिनों में लोगों की आवाजाही और बढ़ी है। प्रशासन की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक इस समय नोएडा में 1200 से ज्यादा एक्टिव केस हैं, जबकि दिल्ली में 42,000 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मामले हैं। दिल्ली इस वक्त कोरोना की तीसरी लहर से जंग लड़ रही है। ऐसे में नोएडा प्रशासन के लिए कोरोना की एंट्री पर रोकथाम करना बड़ी चुनौती है। भूपेंद्र चौधरी, नोएडा आज तक। और इस वक्त दिल्ली नोएडा बॉर्डर से हमारे संवाददाता कुमार कुणाल जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, ये जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है, ये शुरू हो चुकी है या फिर आज से धीरे धीरे इसे और बढ़ाया जाएगा? किस तरह की प्लानिंग है, क्या है इसका पूरा खाका? यहाँ आपको हम लाइव तस्वीरों के जरिए ही दिखाते हैं। हालांकि अभी टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो बंदोबस्त है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। पुलिस की जो एडवांस टीम है वो इस वक्त यहाँ पर आकर के खड़ी हो गई है। डॉक्टरों का इंतजार किया जा रहा है। कभी भी डॉक्टर और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर
जो गाड़ियां आ रही हैं दिल्ली से नोएडा की तरफ, उनकी रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। जैसा आपने सुना भी होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई को कहते हुए, उनका यही कहना है कि टारगेट ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। अब टारगेट ग्रुप कौन से होंगे? टैक्सी ड्राइवर होंगे, ऑटो रिक्शा के ड्राइवर होंगे, साथ ही साथ जो फूड डिलीवरी बॉयज होते हैं, कारोबारी होते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश है। लेकिन इसके साथ एक जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है नेहा, वो ये भी है कि इतनी बड़ी तादाद में गाड़ियां एंटर करती हैं दिल्ली से नोएडा की तरफ में। ऐसे में कैसे पहचान किया जाए कि कौन सी गाड़ी में किस तरीके के लोग आ रहे हैं और उनको कहां पर कितनी बड़ी तादाद में टीम लगा करके यहां पर सैंपलिंग की जाएगी। तो कई सारे जो प्रायोगिक तौर पर परेशानियां हैं वो हैं, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुलिस वाले भी आ गए हैं। आप लोगों को क्या यहां पर सैंपलिंग के लिए आप लोग आए हैं? सैंपलिंग के लिए है आप लोग? क्या बोला? सैंपलिंग के लिए आप लोग हैं? हम सैंपलिंग के, हाँ, जो भी हो सामूहिक कार्य होगा, हमारी ड्यूटी डीएनडी पे चेकिंग में है यहाँ पर। और मतलब जो भी आगे अधिकारियों का आदेश होगा, जो प्रोग्राम मतलब अधिकारियों ने सेट किया होगा, उसके अकॉर्डिंग कार्य होगा। टीम आने वाली है? टीम आने वाली है? हाँ, जो भी टीम आएगी उसके अनुसार हम पहले से ऑलरेडी तैनात हैं यहाँ पर, उस कार्य करने के लिए सक्षम है। तो यहाँ पर जो अपने पुलिस के अधिकारी हैं वो भी उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। यहाँ पर टीम किसी भी समय में पहुंच सकती है, क्योंकि पहला दिन है। तो जैसा कहना है इन लोगों का कि थोड़ी देर हो रही है, लेकिन इसके बाद 9 बजे का टाइम रखा गया था। कुछ देर में टीम पहुंचेगी और उसके बाद सैंपलिंग की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। नहीं, हमारे एक और बड़ी चुनौती है यहाँ पर, जिस तरीके से सैम्पलिंग की जाएगी, आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा कि किन लोगों को सैम्पलिंग के लिए रखा जाए, किन को छोड़ा जाए। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी चुनौती वो ये है कि कैसे आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो लोग दिल्ली से नोएडा या फिर नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं वो दरअसल संक्रमित हैं या नहीं है। कौन ऐसा है जिसको टेस्ट के लिए रोका जाए, कौन ऐसा है जिसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बड़ी संख्या में एक बड़ी बस में लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। इन तरीके के लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा? नहीं, ये बिल्कुल आपका सवाल भी जायज है और ये भी जायज है कि जिस तरीके से गाड़ियां यहां से निकल रही हैं, इसमें किस तरीके से किनको रोका जाएगा। अगर रोका जाएगा, ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों को रोका जाता है, तो ये इतनी बड़ी मुख्य सड़क है जो 2 शहरों को जोड़ती है, 2 शहरों को ही नहीं बल्कि 2 राज्यों को जोड़ती है, दिल्ली से यूपी को जोड़ती है। तो यहाँ पर जाम की भी हालात हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो सुबह का समय है, लेकिन जैसे जैसे पीक टाइम होता है, चाहे वो सुबह का पीक हो या शाम का पीक हो, यहाँ पे गाड़ियों की तादाद बढ़ जाती है। तो ऐसे में जाम लगने की भी जो आशंका है वो बढ़ेगी। तो ऐसे में जब हमने भी पूछा था डीएम से, तो उनका कहना था रैंडम, और रैंडम सैंपलिंग नाम इसलिए दिया गया है कि किसी को भी रोक करके किया जा सकता है। टारगेट ग्रुप जैसा हमने बताया कि टैक्सी ड्राइवर्स होंगे, ऑटो ड्राइवर्स होंगे, कारोबारी होंगे, फूड जो चेन से जुड़े हुए लोग हैं वो होंगे, लेकिन उनको भी पहचान करना, उनकी भी पहचान करना बहुत मुश्किल काम होगा। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो दिल्ली में क्या हाल इतने बुरे हो गए हैं कि बाजार में फिर से लॉकडाउन की नौबत आ सकती है। आप सरकार का ये प्रस्ताव केंद्र को भेजा जा चुका है, ये मान लीजिए, और इन सब के बीच दिल्ली बनाम केंद्र के आरोपों में अब वार और बार बार वार किया जा रहा है कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। गाइडलाइंस के अंदर और ज़्यादा परिवर्तन करने की बात हो, या जो कुछ जहां आवश्यक है वो सारे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके सभी संबंधित भारत सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों को और वहां की सरकार को जो है निर्देश दिए। केंद्र सरकार का मैं खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कठिन परिस्थिति में केंद्र सरकार ने दिल्ली वालों की मदद की है। और सबसे बड़ी मदद है कि जो उन्होंने 750 आईसीयू बेड्स और जल्द से जल्द बढ़ाने का उन्होंने आश्वासन दिया है, इससे सबसे ज्यादा हमें लाभ होगा। तभी अरविंद केजरीवाल जी को याद आती है गृह मंत्री जी की, जब पानी सर से ऊपर जा चुका होता है। मई में भी याद आई थी
जब हालत ऐसी हो गई थी कि लोगों के पास हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, लोगों के पास कोई तरीका नहीं था कि कहां पर अपना इलाज कराएं, तब भी उनको गृह मंत्री जी की याद आई जब DRDO ने सबसे बड़ा कोविड सेंटर बनाया। और अब जब फिर पानी सर के ऊपर से गया तो फिर गृह मंत्री जी की याद आ गई कि अब हमारी मदद करिए, और सीधा गृह मंत्री जी ने क्या 70 डॉक्टर और कितनी नर्सेज को अपॉइंट किया दिल्ली में। तो इसी तरीके से वो राजनीति करते हैं। एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। कोविड के बेड्स की जो हालत थी, कितनी शॉर्टेज है, वो अपने फंड से या दिल्ली सरकार के फंड से तो उन्होंने एक भी कोविड सेंटर नहीं बनाया। हमने जो 60 बेड का कोविड सेंटर बनाया भी था उसकी भी अभी 6 महीने से आज तक उन्होंने परमिशन नहीं दी है गरीब लोगों के लिए। सिर्फ एक टाई अप करवाना था उनको हॉस्पिटल से, और उन्होंने वो भी नहीं कराया। आज वहां पर जो 20-25 लाख हमने अपनी जेब से खर्च किया था वो वैसे ही बर्बाद हो चुका है वहां पर। तो इस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं, इस तरीके से दिल्ली का मसीहा बनना चाहते हैं वो। जम्मू कश्मीर की अब बात करेंगे, जहां पर DDC के चुनाव होने हैं और इसे लेकर श्रीनगर से दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव प्रमुख के तौर पर अनुराग ठाकुर जम्मू पहुंचे तो वहीं वहां पर उन्होंने कांग्रेस पर सीधे तौर पर हमला बोला। पूछा कि क्या गुपकार संगठन में वो शामिल है या नहीं है। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट के जरिए भी गुपकार को देश विरोधी करार दिया था, जो देश से लेकर तिरंगे तक का सम्मान नहीं करते हैं। गुपकार ऐसा संगठन इन्होंने कहा था जिसमें PDP, NC से लेकर तमाम कश्मीरी संगठन शामिल हैं और धारा 370 की वापसी को लेकर लगातार सियासत चमका रहे हैं। क्या ये कांग्रेस की मजबूरी है एक के बाद दूसरा चुनाव हारने के बाद कि नया गठबंधन देखा जाए, गुपकार अलायंस का पार्ट बना जाए, या इन सबके विचारों के साथ कांग्रेस के विचार मेल खाते हैं? यह कांग्रेस को स्पष्ट करना है। क्या कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, महबूबा मुफ्ती जी इनके विचारों से सहमत हैं, देश विरोधी बयानों से सहमत हैं, उनके विचार मेल खाते हैं? या कांग्रेस की मजबूरी है बार बार चुनाव हार के कि उत्तर प्रदेश में 2% वोट मिले, गुजरात में 3 सीटों पर जमानत जब्त हो गई, तो इसलिए अलायंस पार्टनर ढूंढकर थोड़ा काम किया जाए? क्या मजबूरी है कांग्रेस की? देश को बताना पड़ेगा, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को। अमित शाह को कोई अधिकार नहीं है कि वो कांग्रेस से सवाल पूछे, क्योंकि यही गुपकार गठबंधन कहिए, अलायंस कहिए, गैंग कहिए, जो भी उन्होंने नाम दिया हो, उसके साथ सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अलायंस किया। चाहे वो NCP के नेता फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे PDP की नेता महबूबा मुफ्ती हो, उनको सरकार में शामिल किया, उनके साथ सरकारें बनाई। पार्टी स्वीकार करती है क्या कि कश्मीर के झंडे के बिना वो तिरंगा नहीं लहराएंगे? वो सही है क्या? फारूक अब्दुल्ला चीन से सहयोग लेकर धारा 370 को रिस्टोर करना चाहते हैं? सही है। और कल मैंने विस्तार से अपने प्रेस में बताया किस तरह से 370 को हटाने के कानून के साथ 116 कानून वापस कश्मीर में लगाए गए हैं, जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात है, सफाई कर्मचारियों के अधिकार की बात है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट की बात है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल टॉर्चर ऑफ चिल्ड्रन की बात है। कई चीजें हमने विस्तार से बताई थी। हमने ये भी बताई थी कि उनका वो कानून कि अगर जम्मू कश्मीर की कोई मुस्लिम बेटी दिल्ली पंजाब के मुस्लिम बेटे से शादी करे तो वहां की संपत्ति से महरूम, और अगर जम्मू की कोई हिंदू बेटी दिल्ली या पंजाब के हिंदू लड़के से शादी करे वो भी संपत्ति से महरूम। ये सब कानून खत्म कर दिया हम लोगों ने। तो क्या चाहते हैं वो कानून वापस आए? I don't think that there has been a serious discussion about the ideological implications of that declaration, and therefore I shouldn't be saying anything which finally has to come from the party leadership. बीजेपी मिशन बंगाल के लिए पूरी तरीके से जुट गई है। बंगाल जीतने के लिए अब आने वाले हर महीने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह
पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक सवाल के जवाब में साफ कर दिया कि बंगाल जीतने के लिए जब जब जरूरत पड़ेगी बीजेपी के दोनों दिग्गज नेता बंगाल में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है होम अफेयर्स की, तो इसलिए विशेष बैठक करके स्पेशली मुझे जाना पड़ रहा है एक दिन के लिए। केवल पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए मैं जा रहा हूँ, दूसरा कोई प्रोग्राम नहीं है। काफ़ी दिन से इस मीटिंग में मैं पहुँच नहीं पाया था, बीच में बीमार होने का कारण और लॉकडाउन के कारण। अब इसलिए जरूरी मीटिंग में जाना पड़ रहा है। पॉलिटिकल किसी लीडरशिप से बातचीत कुछ होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल वहाँ के हमारे जो मीडिया के मित्र हैं उनसे भेंट होगा। अमित शाह जी और नड्डा जी का आने का कोलकाता में फिर बंगाल में फिर से अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज़्यादा भी आएंगे। जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है, अगले महीने का तिथि वो लोग बताएंगे हमको। तो बंगाल के लिए अब बीजेपी ने कमर कस ली है। बंगाल जीतना अब लक्ष्य बन गया है और इसीलिए हर महीने बंगाल दौरा जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, जहां पर अलग अलग सूबों का दौरा किया जा रहा है, वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की जा रही है और बंगाल की लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी इस पर मंथन लगातार हो रहा है। लखनऊ की बात करेंगे, जहां पर सरकारी देसी शराब पीने से 6 लोगों की जान चली गई। इसके बाद योगी सरकार एक्शन में आई। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर के साथ जिला आबकारी अधिकारी को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि सुजीत पांडे की जगह डीके ठाकुर को नया कमिश्नर बनाया गया है। जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की जान चली गई, जिसमें अब कमिश्नर को हटा दिया गया है। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, योगी सरकार का तुरंत एक्शन, लेकिन जो 6 लोग जिनकी जान चली गई है शराब पीने से, लापरवाही से, उनके लिए किसी तरह के मुआवजे का ऐलान? देखिए, सरकार ने जैसे ही ये पूरा घटना हुई थी उसके बाद जो है लगातार पे एक्शन का दौर चल रहा था, जिसमें आबकारी विभाग के लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ था। लेकिन बड़ी कार्रवाई लखनऊ के जो कमिश्नर हैं सुजीत पांडे, उनके खिलाफ हुई है। उनको हटाया गया, उनकी जगह पर डीके ठाकुर को लखनऊ का कमिश्नर बनाया गया है। कमिश्नरी सिस्टम लागू किया गया था ताकि तमाम तरीके के अपराधों पर और इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। लेकिन पिछले कुछ दिनों से घटनाएं हुई, जिसके बाद से लगातार योगी आदित्यनाथ नाराज थे और उन्होंने मीटिंग बुलाकर सीनियर अधिकारियों की उनको भी ताकीद की थी, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा नतीजा दिखा नहीं, जिसकी वजह से बड़ा एक्शन लिया गया है। और कमिश्नर को इस तरह हटाया जाना ये साफ करता है कि सरकार इस बात को लेकर के बहुत गंभीर थी और ये एक्शन सुजीत पांडे जो कि कमिश्नर लखनऊ के थे उनके खिलाफ किया गया है। फिलहाल उनको हटाया गया, उनकी जगह पर ठाकुर को हटाया गया है और साथ ही साथ आबकारी विभाग तमाम लोगों को ताकीद की गई है कि तमाम नियमों का पालन करें, जिससे इस तरह की घटना को रोकना हो। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लखनऊ से जानकारी देते किस तरीके से यहाँ लापरवाही का मामला सामने आया। जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की जान लखनऊ में चली गई। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 लोगों की जान जाने के बाद यूपी सरकार फौरन एक्शन में आई, मामले का संज्ञान लिया, वहां के कमिश्नर को हटा दिया गया, उनकी जगह नए कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई है। रुकना होगा यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।